कोशिश करते हैं ये न्यूटन वाले कहानी को आज की क्लास में ख़त्म करने की। इसे लोग साथ देते हैं। तो ये हुआ कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, बड़ा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, लेकिन हम लोग इसका कुछ छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे। उस लॉ को लेके मिरेकल्स बन सकता है, देखोगे इतना प्रॉब्लम्स, इतना मिस्टीरियस क्वेश्चंस बनेंगे जो कि एक लॉ से सुलझ जाएगा। खैर, आज हम लोग बात करते हैं पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट बच्चा को मालूम है क्या है? फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। ये है लॉ। थोड़ा ये व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद ये काम में है। ठीक, बस रिएक्शन। इवन जो लोग साइंस नहीं पढ़ते हैं भी इसको यूज करते हैं, ये पैरेलल टीट फॉर टैट की जगह इसको बोल देते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, बट इंटरप्रिटेशन इज समथिंग डिफरेंट। लेट अस सी व्हाट इज एक्शन। हर एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई पूछेगा एक्शन क्या है, हम कहेंगे फॉर एवरी एक्स वाई जेड देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट एक्स वाई जेड, तो फिर तो कुछ मतलब नहीं बना। एक्स वाई जेड क्या है ना? तो एक्शन क्या है पहले हम पता करेंगे कि व्हाट इज एक्शन, व्हाट यू कॉल एज एक्शन एंड व्हाट इज दिस रिएक्शन। ध्यान रहे कि एक्शन रिएक्शन आर फोर्सेस। हियर एक्शन रेफर्स टू फोर्स, रिएक्शन रेफर्स टू फोर्स ओनली। अब एक्शन कौन सा फोर्स, रिएक्शन कौन सा फोर्स? आप जानते हो कोई भी फोर्स को टू मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड इज एन एजेंट और एन ऑब्जेक्ट। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। कोई भी फोर्स, सपोज ये फोर्स वांट्स टू कम टू प्ले, तो क्या है, कोई एजेंट रहेगा, किसी दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स, जब ये हाथ मेरा स्लाइड करेगा, ये वाला हाथ इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। वेट इज ए फोर्स, जब ये अर्थ रहेगा तब ये इसको खींचेगा। सो अर्थ इज द एजेंट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो फॉर एवरी फोर्स देयर मस्ट बी एन एजेंट, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। दोनों में से किसी एक को गायब कर दो तो फोर्स तो गायब हो जाएगा, नहीं? तो एक्शन क्या है? Action is force exerted by the agent on the object। एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स देता है उसको हम कहेंगे एक्शन। समझ में? एजेंट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स दिया उसको हम कहेंगे एक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज force exerted by the force exerted by the object on the agent। एक्शन किसको कहते हैं? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। और रिएक्शन क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। अब लॉ कहता है कि दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। लॉ कहता है एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मतलब अगर हम इसको कहेंगे एक्शन फोर्स तो ये वेक्टर है, और ये हो गया रिएक्शन फोर्स, ये भी एक वेक्टर है। दे आर इक्वल एंड अपोजिट मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। तो डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। समझ में आया? कभी कभार ये स्टेटमेंट को बहुत रॉन्गली इंटरप्रेट भी किया जाता है। मतलब अगर एक्शन इज अट्रैक्टिव, रिएक्शन क्या होगा? नो, सोचना है। इसलिए तो मैं बोला
ढंग से बोलेंगे, मत बोल देना कि एक्शन अट्रैक्टिव है तो रिएक्शन रिपल्सिव होगा। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दैट विल बी आल्सो अट्रैक्टिव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नॉट अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स। ठीक है, एनीवे अच्छा पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, लॉ कहता है कि जो एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। जब भी किसी एजेंट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो आप देखोगे, सपोज हियर इज ए मैन हु इज पुशिंग ए ब्लॉक, ये ब्लॉक को पुश किया, जब ये ब्लॉक को पुश करेगा तो आप देखोगे ये ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स आ रहा है दैट फोर्स यू विल कॉल एज द एक्शन, एंड एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, ये जो आदमी है, ये आदमी को इधर से लेते हैं उठा के, कितना आदमी बनाए, ठीक, ये आदमी जो है इसके ऊपर ब्लॉक भी एक फोर्स देगा, और वो फोर्स कैसे देगा, वो ऐसा देगा, रिगेटिंग इट गिव्स ए फोर्स लाइक दिस, एंड दीज टू फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। आपको हो गया, ये हो गया एक्शन, ये रिएक्शन, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ रहा है, ये जितने फोर्स देगा वो उतनी फोर्स देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं अगर वॉल को पुश करता हूं 20 न्यूटन में तो वॉल मुझे कितने में पुश करेगा, 20 न्यूटन में। यू नो अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, है कि नहीं। मान लो कि यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास है, दिस इज ए 2 kg मास झूल रहा है, क्या बता सकते हो ये मास अर्थ इसको पुल कर रहा है तो ये भी तो अर्थ को पुल कर रहा होगा, ये 2 kg का मास अर्थ को पुल कर रहा होगा, कितने फोर्स में, 2G, क्योंकि जितने में अर्थ उसको पुल कर रहा है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में? अच्छा ये बात है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एक्शन पहले होता है कि रिएक्शन पहले होता है? पहले एक्शन फिर रिएक्शन? नो, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। द मोमेंट द एक्शन स्टार्ट्स रिएक्शन आल्सो स्टार्ट्स। नहीं कि ये तुमको मार दिया तुम फिर सोचे कि अरे मेरे को मारा फिर मैं मारता हूँ, रिएक्शन बाद में, ऐसा नहीं। साइमल्टेनियसली द मोमेंट द एक्शन स्टार्ट्स द रिएक्शन आल्सो स्टार्ट्स। तो ये याद रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन act simultaneously, act at the same time, दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, समझ में? दोनों एक साथ काम करते हैं। सर, तो then we cannot distinguish के कौन सा एक्शन है और कौन सा। अब दो फोर्स दे रहे हैं, जैसे मैं वाल को पुश किया तो वाल ने मेरे को फोर्स दिया, तो उसका कहने का मतलब है ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि एक्शन किसको कहेंगे रिएक्शन किसको कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। दो एप्पल बराबर है, कौन सा आप ले, जैसे कोई लड़का को कोई उनके पापा भेजे 20 रुपया लेके जाओ, एक चिप्स का पैकेट लाना है, कोल्ड ड्रिंक का लेके आना 10-10 रुपया वाला, वो दुकान से वापस आया, कौन सा 10 रुपया से चिप्स लाना है, कौन से में, वो दोनों तो 10-10 रुपये किसी से भी ले आओ। कहने का मतलब ये है कि आप एक्शन किसको कहोगे, हम बोले कि एजेंट। एजेंट कौन है? जिसके पास कुछ मोटिव है, कुछ मोटिव है। मैं खड़ा था इधर, मेरे को दिल किया, मैं वाल को पुश किया, जैसे मैं वाल को पुश किया तो मैं एक्शन दिया, वो मुझे रिएक्शन दिया। मेरे पास कुछ मोटिव था, इंटेंशन था इसको पुश करने का, मैं पुश कर लिया। समझ में? लेकिन सोचो 2 मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो उसमें से आप किसी को भी एक्शन ले लो, किसी को कौन सा भी फोर्स को एक्शन ले लो, किसी को भी रिएक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को भी एजेंट किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन एट द सेम टाइम, पॉइंट नंबर 5। और हम जानते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो तो कॉन्टैक्ट पॉइंट में होते हैं, नहीं तो अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर इस पॉइंट में एक्शन दिया, वो मुझे कहाँ पर रिएक्शन देगा, उसी पॉइंट में ही देगा, कि दूसरे पॉइंट में नहीं देगा। विल गिव द रिएक्शन एट द सेम पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पॉइंट में दिया दे एक्ट एट द सेम पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन एंड रिएक्शन act along same line। मैं जहां पे फोर्स दूंगा
वो मुझे वहीं पे फोड़ देगा। मैं क्यों माइन्यूटली बता रहा हूँ, क्योंकि लॉ बहुत आसान लगता है सबको, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है अगर इसका प्रॉपर यूज करना चाहेंगे तो। अच्छा, एक टेल ऑफ सेम लाइन, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, अभी हमारे पास कोई एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को कोई आदमी पुश करके ले रहा है, रौनक दत्ता, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जब हम इसको पुश करके ले रहे हैं, ये जितना एक्शन दे रहा है वो तो उतना ही रिएक्शन दे रहा है। अगर ये दे रहा है 10 न्यूटन तो वो भी दे रहा है 10 न्यूटन। तो सोचो, तो मैं ये पेन को पुश कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, तो वो भी मुझे दे रहा है 10 न्यूटन। व्हाट बिकम्स द नेट फोर्स? 0। तो जब इसको पुश करे तो ये आगे गया, मतलब लगता है कि मेरा एक्शन उसका रिएक्शन से ज्यादा है। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं था, मुझे अच्छे ढंग से बताओगे, सोचे थे। सोचो, मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन, ये इसके ऊपर 10 न्यूटन फोड़ दिया, मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोड़ दिया। अरे ब्लॉक जब हमारे सामने है तो हाँ ये इसके ऊपर मैं 10 न्यूटन का फोर्स दिया, मैं जितना दूंगा वो मुझे उतना ही तो देगा। मैं दिया 10 न्यूटन, वो दिया 10 न्यूटन, दे मस्ट कैंसल आउट। देन हाउ कम इट इज मूविंग? इट इज अपीयरिंग एज इफ माय एक्शन इज मोर देन द रिएक्शन। हाँ, अरे मेरा फोर्स उसका फोर्स कैंसल नहीं होते हैं। कोई बॉडी के ऊपर दो इक्वल अपोजिट फोर्स आएगा तो कैंसिल होगा कब? जब हम कहेंगे यहाँ पे कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे आएगा, एक फोर्स ऐसे आएगा, दोनों बराबर 10 न्यूटन का, नेट फोर्स 0 है कि नहीं? लेकिन सोचो, यहाँ पे जो फोर्सेस है वो तो अलग है। अब एक्शन हुआ इसके ऊपर, रिएक्शन हुआ ऐसे ऊपर, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? समझ में आया? So these two forces will not cancel out because they are acting on two different bodies. समझ में आया? Action reaction force do not cancel out each other because they act on different bodies. ये लिखना है। क्या लिखेंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट होने के बावजूद वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। देखा कितना जल्दी जल्दी भूलते हो? ये चीज मैं पहले भी बताया हूँ, भूलते हो, मतलब यू नीड प्रैक्टिस। लेकिन लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, बाद में पता चलेगा कुछ नहीं आता है। ऐसा हुआ मेरे साथ। इलेक्ट्रिकल मशीन्स मेरा फेवरेट थे, आई वॉज ए मास्टर ऑफ। मेरा इंजीनियरिंग खत्म करने का करीब करीब 15 साल 16 साल करीब करीब 20 साल के बाद कोई लड़का मेरे को मिला। सर मेरे को थोड़ा डाउट था, वो एनआईटी में था। क्या मशीन में? आ जाना बता देंगे। वो आया, कुछ पूछा, मैं देख रहा हूँ कि मैं पूरा ब्लैंक हूँ। तब तक मैं डिस्कवर नहीं किया था कि वो पूरा बुक को मैं भूल चुका हूँ। तब का कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो मस्त है, जबकि सारा इक्वेशन, सारा फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट याद है, खोखला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला याद नहीं है। समझ में आता ना? तुम लोगों को ऐसे लगे कि मेरे को तो आता है, मेरे को आता है, जब करने बैठो पता चला हो नहीं रहा। तो दैट नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि लंबे समय से मैं नहीं पढ़ाया था। 15-20 साल नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ रहेगा? नहीं तो क्या कहेंगे यहाँ पर? एक्शन एंड रिएक्शन, ये स्कूल वाले अक्सर पूछते हैं, व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर? एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल आउट, डू नॉट कैंसल आउट as they act on different bodies। ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर आने के कारण एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। मैं अगर किसी एक व्हील चेयर पे बैठ के किसी एक टेबल को पुश कर दूंगा, बाय माई एक्शन द टेबल विल मूव फॉरवर्ड एंड बाय द रिएक्शन आई विल गो बैकवर्ड, है कि नहीं? वो रिएक्शन फोर्स के चलते मैं जाऊंगा पीछे, टेबल जाएगा आगे, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। समझ में आया क्या? तुमको कोई एक थप्पड़ मारा, तुम जाके उसको एक थप्पड़ मारो, क्या दोनों का दर्द 0 हो गया? ऐसा होता तो बहुत अच्छा है। कैंसिल नहीं होता है, नथिंग कैंसिल, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तुमको जो थप्पड़ मारा वो अगर आके थोड़ा सहला देगा तो शायद लगेगा कि हाँ थोड़ा दर्द कम हुआ। वो तेरे को मारा तो उसको मारा, दोनों का दर्द कम हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। सो बात कर रहे थे, दे नेवर कैंसिल आउट बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अच्छा, पॉइंट नंबर 7। अब जितनी समय के लिए एक्शन आ रहा है उतनी समय के लिए रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि दे आर को एग्जिस्टिंग, है कि नहीं?
अभी मैं कोई एक, जैसे मैं बताया, मैं व्हील चेयर में बैठा हूँ, टेबल को पुश किया, मैं जितनी समय के लिए पुश किया वो भी उतनी समय के लिए मुझे पुश कर रहा है, मैं जितना जोर से पुश किया वो उतने जोर से पुश किया, मैं जितने जिधर को पुश किया मेरे को उल्टा पुश किया. So the same force is acting on both of them for equal interval of time. And what does the product of force and time represent? Change in momentum. तो मेरा पुश करने के कारण उसका मोमेंटम बदल जाएगा, उसका रिएक्शन के कारण मेरा मोमेंटम बदल जाएगा, लेकिन दोनों का फोर्स बराबर है, टाइम बराबर है, तो वी विल अंडरगो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम. हो सकता है कि मेरा मास कम है, उसका मास ज्यादा है, लेकिन उसका मोमेंटम जितना होगा मेरा मोमेंटम उतना, मोमेंटम दोनों का बराबर हो जाएगा. आर यू गेटिंग? हाँ, तो क्या लिखेंगे? दोनों का सेम हो जाएगा या फिर चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम? हाँ, अगर शुरू किए हैं, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. हम लोग रेस्ट में थे शुरू में, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा, है ना. तो दैट इज व्हाट आई थॉट. ऐसे एज एक्शन and reaction act on bodies, act on agent, और act for on, इतना डिटेल्स में क्यों नहीं, act for same time, therefore because equal and opposite change in momentum, equal and opposite change in momentum. क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम वाज ए वेक्टर गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम. दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ रहे हैं, तो इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा बाय मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन, इसका जिधर को चेंज इन मोमेंटम होगा उसका उल्टी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा. समझ में आ रहा है? कभी देखे होगे वो गन जब कोई फायर करता है कहाँ लगाते हैं? कंधे पे लगाते हैं कि दांत पे लगाते हैं? दांत पे लगा के अगर फायर करती है, बूम, गोली उधर, दांत अंदर, क्योंकि वो पीछे मारता ही नहीं मारता. क्यों मारता है पीछे? The moment the gun exerts a force on the bullet and pushes it forward, gives it some momentum, the bullet gives some reaction force on the gun. उतनी जोर से पीछे को धक्का देता है, बुलेट आगे, गन पीछे. किसी बोट के ऊपर आप खड़े हो, आप जंप करके बाहर निकल गए तो बोट पीछे भाग जाता है, क्योंकि आपका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होगा. समझ में आ रहा है? एंड बोथ ऑफ यू आर एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर. क्या बात समझ में आया? तो दोनों का इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम होता है. तो गन चलाना उतना आसान नहीं है, ठीक है, तो उसको भी प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है. यहाँ पर बहुत लोड आता है जब हैवी जो गन से होते हैं चलाने के लिए. तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा. इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा. क्या बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा. ठीक है, ठीक है. सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहता हूं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का. एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स. The frictional force between the two surfaces are action reaction forces. ये इसके ऊपर जितना फ्रिक्शन फोर्स देगा ये इसके ऊपर उतना ही फोर्स देता है ना. एग्जाम्पल में कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स between two surfaces is a pair of frictional forces is a pair of extra action and reaction forces.
action and reaction forces. Action and reaction forces, समझ रहे हो? और न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है, इसका सबसे खतरनाक वाला इंटरप्रिटेशन क्या है मालूम है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ऑन द अदर एंड, अगर रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आप एक्शन नहीं दे पाओगे. यू कैन नॉट गिव एक्शन ऑन ए बॉडी विच इज नॉट गिविंग यू एनी रिएक्शन. समझ में आ रहा है? Suppose light photons are moving, they are not giving you any reaction force on you. You cannot push them. कोई अगर आपके ऊपर एक्शन नहीं दे सकता तो आप उसको आपको कहा गया कि एक पत्थर और एक थर्मोकुल, किसको दूर फेंक सकते हो? पत्थर को, क्योंकि थर्मोकुल उतना मास नहीं होने के कारण इसका इनर्शिया नहीं होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू थ्रो. समझ में आ रहा ना? तो एक्शन रिएक्शन का जो दूसरा वाला हिस्सा है, दैट इज क्वाइट स्पिरिचुअल. अगर आपके ऊपर कोई एक्शन लिया और आपने रिएक्शन नहीं दिया तो फिर वो एक्शन नहीं लेगा. आप इरिटेट, कोई बोल दिया कुछ, आप गाली कर दिया, आप इरिटेट हुए, ये हुए, रिएक्ट किए, तब तो उसको लगेगा कि मेरा मेहनत का फल मिला. यू डोंट रिएक्ट. कोई बोला गधा जा रहा है, आप देखे चल बोला गधा, कुछ नहीं बोला, फिर क्यों बोलेगा? चुप रहेगा कि नहीं? अगर गधा बोला तुरंत चेक करेगा मेरा टेल है क्या, नहीं है, तो फिर गधा क्यों बोला? तो फिर तो वो बोले हाँ मजा आ रहा है, गधा गधा बोलेगा ही नहीं बोलेगा. If you don't react, you will not get any action. So ये बड़ा हाई लेवल का थिंकिंग है. फिनमैन्स फिजिक्स करके, फिनमैन करके एक फिजिसिस्ट है, पढ़े हो ना? हाँ, 3 बुक है मेरे पास, यहाँ पे है 3 बुक लिखे हैं. बड़े हाई लेवल की चीज़ों को वहाँ पर डिस्कवर किया गया और डिस्कशन भी किया गया. तो हमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी जानकारी हुआ है ना. फ्रिक्शनल फोर्स, जब हम किसी बोट से जंप करके बाहर जाते हैं, बोट पीछे की तरफ पुश हो जाता है. व्हिच लॉ जस्टिफाइज दिस? न्यूटन्स थर्ड लॉ. व्हेन द गन फायर्स ए बुलेट इट रिकॉइल्स. व्हिच लॉ जस्टिफाइज? समझ में आ रहा ना? सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अच्छा, कोई बॉल को मैं मारा ऐसे वॉल पे, तो वॉल पे लगने के बाद बॉल वापस आया, क्या कहोगे? Is it because of action reaction forces? सोचो, ये फोर्स दिया, वो भी फोर्स दिया, है कि नहीं? ये जब तक फोर्स दे रहा था तब तक फोर्स दे रहा था. फिर इसका जैसे चेंजिंग मूवमेंट में वो तो गया नहीं. एक्शन के चलते वॉल को जाना चाहिए था, लेकिन वॉल नहीं गया, इधर बॉल डिफॉर्म हो गया, टकराया, फिर वॉल ने इसके ऊपर एक्शन दिया, ये वापस आया. माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है कैसे होता है चीजें. जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा. सपोजिंग हम जानते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मैं कोई एक फोर्स बताऊंगा, यू कंसीडर दैट एज एक्शन एंड टेल मी द रिएक्शन. कितना है और किधर को है. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि यहाँ पे हुआ यूं कि कोई एक कंटेनर में कुछ लिक्विड था. ध्यान से देखना, ये कंटेनर में कुछ लिक्विड था और यहाँ पे मैं किसी एक ब्लॉक को झुलाया था, और ये जो ब्लॉक झूल रहा था ये स्प्रिंग बैलेंस से ये रीडिंग दे रहा था 30 न्यूटन का. फिर मैंने क्या किया? आई रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट अगेन. हाँ, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता हूँ. मैं क्या करता हूँ अगले केस में, ये ब्लॉक को थोड़ा इसके अंदर में डुबाया. नाउ दिस ब्लॉक इज ब्रॉट डाउन. जैसे नीचे डुबाया, क्या ये 30 न्यूटन रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. मान लो ये हो गया 25 न्यूटन. Why? Because the liquid exerts a upthrust. If I call that upthrust as action, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन. What is the reaction? तो कौन दे रहा है? कोई भी फोर्स के लिए तो 2 होना है. कोई बोले साहब, टीचर को बोलेगा मेरे को मारा, अरे कौन मारा वो तो बताना पड़ेगा ना. नहीं, मेरे को मारा तो ठीक है, ऑब्जेक्ट पता चल गया, एजेंट कौन है तो बताओ. टीचर को बोलेगा मारा, तो किसको मारा, कौन मारा, कब मारा बोलना पड़ता ही नहीं पड़ता. तो आप कहोगे कि ठीक है, अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट मतलब अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड ऑन द ब्लॉक इज 5 न्यूटन, है कि नहीं? तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द लिक्विड. समझ में? अगर हम कहेंगे अपथ्रस्ट है 5 न्यूटन, सपोज आई मेक दिस अरेंजमेंट टू मेक यू लिटिल मोर कंफ्यूज्ड. मैं यहाँ पे एक वेइंग मशीन लिया
और इस वेइंग मशीन से इसको झुलाया हूं। बात समझ में आया? अब ये स्टार पे ये चीज बैठा हुआ है। हाँ, अब ये स्टार पे यहाँ पे वेइंग मशीन पे ये सारा चीज रखा गया है। यहाँ पर वेइंग मशीन में रीडिंग आया W1। आई मेक द सिमिलर अरेंजमेंट अगेन। क्या बात समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पर दोबारा वही अरेंजमेंट करता हूँ और इसी वेइंग मशीन पे ये बैठा हुआ है और ये जो है अब भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा नीचे कर दिए। यहाँ पर रीडिंग हुआ है W2। बताओ W1 ज्यादा है कि W2 ज्यादा है? हुआ क्या? आप कहोगे इसका रीडिंग कम हो गया। ये इसको पूछ, हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड्स पढ़ने वाले हैं, आगे चल के आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे सब चीजों को। अब ये लिक्विड इसके ऊपर 5 न्यूटन अपवर्ड दिया, तो ये भी लिक्विड के ऊपर 5 न्यूटन डाउनवर्ड दिया, ये कि नहीं? हाँ, तो फिर W1 और W2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ये मत सोचना कि डूब गया तो थोड़ा हल्का हो गया तो वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, ये चीज समझ में आया। दूसरा चीज बताओ, सपोजिंग मैं कहूं कि यहां पे कोई एक पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, इसका मास मान लेते हैं कुछ m है, एंड दिस पेंडुलम का वेट है। वेट इज एन इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। वेट है। अगर हम कहेंगे एक्शन इज वेट, तो पहचानो रिएक्शन फोर्स कौन सा है? दैट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? जोर से बोलो। टेंशन। चलो मानते हैं, अगर देखेंगे ये बॉल है, इसका वेट हो गया एक्शन, तो टेंशन इसके ऊपर ऐसे ही आ रहा है ना, तो आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिलिंग आउट। हम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। टेंशन भी तो इसके ऊपर आ रहा है, वेट भी तो इसके ऊपर आ रहा है, आर नॉट दे कैंसिलिंग आउट? यस, दे आर कैंसिलिंग आउट। देन इट कैन नॉट बी टेंशन। तो एक्शन रिएक्शन तो हरदम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वापस जाओ, सोचो, वेट को एक्शन लेना है, तो अगर वेट एक्शन है, हु इज द एजेंट, हु इज द ऑब्जेक्ट? इसका ये वेट क्यों आया? यस, अर्थ इज पुलिंग दिस वन, अर्थ इज पुलिंग दिस वन डाउन, सो दिस इज द एजेंट। अब अर्थ इसको खींचेगा तो ये अर्थ को खींचेगा। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? द फोर्स विथ व्हिच दिस पेंडुलम इज पुलिंग अर्थ इज द रिएक्शन फोर्स। डोंट से टेंशन। क्या बात समझ में आया? If action is the weight, reaction is the force with which this bob is pulling earth. क्योंकि एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन देता है, ऑब्जेक्ट एजेंट के ऊपर रिएक्शन देता है। ये बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, हाँ, तो हम कहेंगे एक्शन हो गया वेट, तो यहाँ पर एजेंट कौन हो गया? एजेंट हो गया अर्थ, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बॉब, जिसके ऊपर ये फोर्स आ रहा है। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इज फोर्स ऑफ द बब ऑन अर्थ। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये बब पेंडुलम का अर्थ को कितना फोर्स में खींच रहा होगा? जितने में ये इसको खींच रहा है। अच्छा, इतना बड़ा अर्थ जितना जोर से खींचेगा, इतना छोटा सा बब उतनी जोर से खींचेगा? हाँ, उतनी जोर से खींचेगा। ये मत सोचना कि ये छोटा है तो धीरे से खींचेगा। अर्थ एप्पल को जोर से खींचता है कि एप्पल अर्थ को जोर से खींचता है? सेम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया क्या? तो कुड यू रिकॉग्नाइज एक्शन क्या होने से रिएक्शन क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ऑपोजिट फोर्स को रिएक्शन बोल देते हैं। ऑपोजिट फोर्स को रिएक्शन नहीं बोलना है, देखना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फोर्स, ऑब्जेक्ट ने एजेंट के ऊपर क्या फोर्स दिया। अगर ये हुआ एक्शन तो ये हो जाएगा रिएक्शन। क्या बात समझ में आया? अच्छा, चलिए, फॉर योर कंफ्यूजन, अगर मैं कहूं यहां पर जो टेंशन है वो एक्शन है, फिर इधर रिएक्शन। एवरी एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टेंशन तो दोनों तरफ से है। यस, टेंशन का सही डेफिनेशन में बताया था। मतलब अगर आपको यहाँ का टेंशन देखना है तो थोड़ा ऐसे इसको स्पेस करो और सोचो, इसको जो खींच रहा है ये भी तो इसको खींच रहा है, एंड दे आर पुलिंग टू डिफरेंट बॉडीज, नॉट द सेम बॉडी, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, they are pulling to different bodies. But tension is the action. Tension is not defined at a point, it is defined on a section. तो इस सेक्शन पे जितना टेंशन आएगा ऊपर वाले सेक्शन पे उतना फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कौन खींच रहा है? ये ऊपर वाला, तो ये भी एक दूसरे को खींचेगा।
समझ में आया? सपोज एक्शन इज अट्रैक्टिव, तो हमारा रिएक्शन कैसे होगा? अट्रैक्टिव। क्योंकि अगर मैं तुमको खींच रहा हूं तो तुम मेरे को धक्का दे रहे होगे क्या? तुम मेरे को भी खींच रहे, हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा जाएंगे। When a magnet pulls a iron block, both of them approach towards each other. अट्रैक्शन का रिएक्शन रिपल्सन नहीं होता है, ये अट्रैक्टिव है तो ये अट्रैक्टिव है। समझ में आ रहा है? ये तो नेचर। फिर उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी बराबर होता है। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन ग्रेविटेशनल होगा, एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, एक्शन मैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटिक होगा, लाइक दैट। समझ में आ रहा है ना? नेचर बदलता है, उसका फील्ड बदलता है। खैर हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि अभी तक तो तुम लोग सिर्फ मैकेनिकल फोर्स के बारे में ही जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेट के बारे में जानते हो, और भी ढेर सारे किस्म की फोर्सेस है। अच्छा, अब आखिरी सवाल जो आपको सोच के बता रहा है। हियर इज ए टेबल। अब इस टेबल पे हुआ यूं है कि कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन दी टेबल। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है। अगर ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है उसी को अगर मैं कहता हूं एक्शन, देन व्हाट इज द रिएक्शन? ब्लॉक का मास m है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक इज एक्शन, then find or recognize the reaction force. The weight of the block on the table. दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर है, नहीं है तो बात अलग है। वेट नहीं है तो वेट करो। नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक में क्या बताया? कोई भी फोर्स को एक्शन लेने के लिए पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ये ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स कौन दिया? टेबल दिया ना, तो टेबल इज द एजेंट और ब्लॉक इज द ऑब्जेक्ट। तो रिएक्शन क्या होगा? ब्लॉक ऑन द टेबल। तो आप देखोगे अब इस टेबल के ऊपर ये ब्लॉक एक फोर्स ऐसे दे रहा है। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स, नॉट द वेट। इट इज नॉट द वेट, रिमेंबर, इट इज नॉट द वेट। समझ में आया क्या? तो ये जितना देगा ये उतना देगा। हाँ, अगर ब्लॉक के बारे में सोचेंगे तो ब्लॉक के ऊपर ये एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है, एक वेट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो रहे हैं। वेट इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, नॉट ऑन दी टेबल। समझ में आ रहा है क्या? वेट कहां पे एक्ट कर रहा है? ऑन दी ब्लॉक। तो हो सकता है कि दे आर इक्वल एंड अपोजिट, समथिंग डिफरेंट, बट दे आर नॉट द रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। सो अगर नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इज एक्शन, देन व्हाट इज द रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्लॉक। तो क्या कहेंगे? रिएक्शन इज फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल। अच्छा, ब्लॉक का कुछ वेट है, उसको अगर एक्शन कहेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? ब्लॉक का भी कुछ वेट है, वेट को एक्शन कहेंगे तो सोचो पहले एजेंट कौन है? ये वेट क्यों आया ब्लॉक का? क्योंकि अर्थ पुल कर, तो भी अर्थ को पुल कर रहा होगा, दैट इज द रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यस। ये हम लोग देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में ढेर सारी चीजें। हम लोग का क्लास 10:45 तक होता है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़ा पावरफुल लॉ है। सर ये लॉ क्यों है? लॉ क्यों है? टेक्निकल में प्रो है। हाँ, इसलिए इसके पीछे किसी का नाम नहीं है। आप ऐसे कोई लॉ जानते हो जिसके पीछे कोई नाम नहीं होगा किसी का? जो भी निकल अपना नाम डाल देता है। नाम क्या हो, उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी निकाला है उसका यूनिट में भी डाल देते हैं। नहीं, न्यूटन, पास्कल, ये सब तो साइंटिस्ट थे, है नहीं? यूनिट भी अपना जूल हो, अर्ग हो, डाइंस, ये सारे जो है, एम्पियर हो, ओम हो, वो सारे साइंटिस्ट थे। कुछ निकाले और अपना स्टाम्प लगा के छोड़ दिए, मेरे नाम पे ही बोलते रहना, हम लोग ओम 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 कर रहे हैं, है कि नहीं? जबकि इसकी लॉ के पीछे इतना बड़ा पावरफुल लॉ है, मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे कोई साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि दिस लॉ इज इजीली रिवील्ड फ्रॉम अदर लॉज।
पहले लॉ क्या कहता है देखते हैं, फिर आगे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लॉ कहता है इन absence of external forces on a body or system of masses, the total momentum remain conserved का मतलब constant. Total momentum of the system, the total momentum remain conserved of the body or the system, लिखो तो ठीक है, of the system remain conserved मतलब constant, मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, जो था वही रहेगा। थोड़ा समझते हैं क्या कहता है, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो कि आप कहोगे कि यहाँ पर कोई गन रखा हुआ था, ये है गन, ये गन एक बुलेट फायर किया, फायर करने से पहले एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, तो टोटल मोमेंटम क्या था, 0 है ना। जब फायरिंग हुआ बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, इफ आई कंसीडर द एंटायर थिंग एज ए सिस्टम, हो सकता है कि यहाँ का कोई स्प्रिंग एक्शन में आया, इंटरनल फोर्स एक्शन में आया, और पता चला इसके बाद आप देखोगे ये बुलेट निकल के भागने लगा, लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं। अब बोलोगे छोटा सा बुलेट सा फूल कैसे गया, मार खा के फूल गया, छोटा, चलो ठीक है। मैं दत्ता कभी कभी सोचता है सर इतना छोटा बुलेट बाहर निकल के फूल जाता है क्या? तो हुआ क्या, जैसे इसको ये फायर किया उसका कुछ मोमेंटम हुआ, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो पहले मोमेंटम क्या था, 0, तो अब भी मोमेंटम 0 ही होना है। मतलब मोमेंटम कैसे 0 होगा जबकि इसके पास कुछ ऐसा है, इधर को मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, यू नो। तो इसके पास भी आप देखोगे, तुरंत आप देखोगे कि द गन मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये गन इधर को भागेगा कुछ वेलोसिटी में, ताकि दोनों का मोमेंटम मिलके कितना होगा, जितना पहले था, पहले मतलब बिफोर फायरिंग। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, इसका जो मोमेंटम था अब भी उसका वही मोमेंटम रहेगा। समझ में आया? अच्छा, तो ये जो हम देखे अभी, इसको थोड़ा बढ़िया से देखते। कैन वी रियली अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ? न्यूटन का तीनों लॉ चिल्ला चिल्ला के लॉ को बोल रहे हैं, इसलिए इसमें किसी का नाम नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड द सेंटर ऑफ मास कीप्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है इन एब्सेंस ऑफ वेरिफिकेशन फ्रॉम फर्स्ट verification, in absence of external force, क्या आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए कांस्टेंट? नहीं, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता है, और सेंटर मास का जो वेलोसिटी था वो निकालने का तरीका क्या था, समेशन ऑफ एम आई वी आई बाई समेशन ऑफ एम आई। भूल जाओगे, मुझे मालूम है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है और कोई कसूर तुम्हारा भी नहीं है। तुमको ढंग से वी मस्ट प्रिपेयर ए सिस्टम जिसमें आप लोग सारी चीज प्रैक्टिस करोगे और याद रखोगे। दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, है कि नहीं। अब यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है वी आई, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एम आई, है कि नहीं। अच्छा, टोटल मास इज ऐसे ही कांस्टेंट, तो ये मास को इधर फेंक देंगे तो क्या मिलेगा, इट इज समेशन ऑफ एम आई वी आई इज ए कांस्टेंट। मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, सारे जो मासेस है सबका मोमेंटम निकाल के जोड़ेंगे, m1 v1
m2 v2 सब कुछ जोड़े तो पता चला ये कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसका मतलब हुआ टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। रिमेंबर मोमेंटम इज ए वेक्टर, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, टोटल मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे मैं आपको दूसरा देता हूं, वेरिफिकेशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। हम लोग फर्स्ट लॉ से ये चीज देखें, फर्स्ट लॉ से देखें वेरिफिकेशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। हम सेकेंड लॉ से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, वेरीफाई करते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? वो तो लोग भूल गए, बीच में दुर्गा पूजा आ गया, मैं क्या करूं? क्या था? Whenever external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force, and the rate of change in momentum is equal to the magnitude of the force. इसे हम लोग पढ़े थे। तो हम क्या पढ़े थे? सेकेंड लॉ कहता है कि the external force is equal to rate of change in momentum। इसका मतलब जो change in momentum है, it is external force into time, और change in momentum होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, आपको क्या मिलेगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व्ड, पहले जो मोमेंटम था अभी वही रहेगा। कब? in the absence of external force। वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। in the absence of external force total momentum remains conserved। सेकेंड लॉ से भी समझ में आ गया? नहीं? चलिए सेम चीज को हम वेरीफाई करते हैं फ्रॉम थर्ड लॉ। लेट अस वेरीफाई इट फ्रॉम थर्ड लॉ। वेरिफिकेशन फ्रॉम थर्ड लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ। क्या कहोगे? जब भी कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, ये तो बात था जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स आया मोमेंटम बदल जाएगा। इंटरनल फोर्स आया तो इंटरनल फोर्स आने से मोमेंटम नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? लेट अस सी। थर्ड लॉ कहता है कि एज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, the object and agent undergo equal and opposite change in momentum। जो इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम, ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम होगा एजेंट का भी वही चेंज इन मोमेंटम होगा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे डेल्टा पी फॉर ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू एंड इक्वल टू डेल्टा पी फॉर एजेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? सो टोटल चेंज इन मोमेंटम, total change in momentum of the system, सिस्टम का टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ इमेज एजेंट। क्या हो जाएगा? अब ये दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? मीन जीरो। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तीनों लॉ चीख चीख के वही चीज बोल रहे है ना। ये हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। अब और डिटेल में कहे तो लीनियर मोमेंटम, क्योंकि और भी एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम का है। क्योंकि तुम लोग का रोटेशनल मोशन नहीं है तो मैं लीनियर नहीं बोला, तो ये समझ में आया। चलिए अब इसके ऊपर और कुछ नहीं, खाली यूज करना है, प्रॉपरली हम यूज कर पाते हैं क्या। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए ब्लॉक एंड हियर इज ए ब्लॉक। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, आके एक दूसरे के साथ टकराएंगे। टकराने के बाद चलो मानते हैं कि दोनों मिलके चिपक गए, ये चिपक गए, ए एंड बी स्टिक टू ईच अदर। टकराए और चिपक गए, क्या हो सकता है? हो सकता है कि रुक जाएंगे, हो सकता है कि चिपक जाने के बाद इधर जाएंगे, मतलब ये इधर आ रहा तो मान लो ये कोई हैवी माल आया, धक्का दिया तो दोनों चिपक के इधर भागेंगे, या फिर इधर जाएंगे। ये तीन में से और कुछ अलग तो नहीं हो सकता। अब सोचना ये है कि ये क्या होगा उसके साथ, इट विल रिमेन एट रेस्ट, मूव फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, कि किधर जाएगा आपको बताना है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी स्ट्राइक and stick to each other. ठीक है। Find in which direction the combination will move, choice दिया है, in direction of motion of heavier mass, मतलब जो बड़ा मास है, ठीक है, in direction of motion of heavier mass, in direction of motion of heavier mass. In direction of motion of mass with more kinetic energy. Then motion of direction motion of mass with मोर काइनेटिक एनर्जी, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसके डायरेक्शन में जाएगा। इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मास विथ मोर वेलोसिटी, जिसका स्पीड ज्यादा है उसके डायरेक्शन में जाएगा। विथ मोर वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका डायरेक्शन में जाएगा क्या। एंड द लास्ट वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन of mass with more momentum। क्या लग रहा है आपको? मोमेंटम। ऐसा क्यों लगा? चलिए देखते हैं। अभी दोनों टकराने के बाद किधर जाएंगे? अब देखो इसके पास कुछ जब टकराव हुआ कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, इंटरनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। व्हेन द इंटरनल फोर्स इज कमिंग टू प्ले तो आप कहोगे मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। इसके पास कुछ मोमेंटम था जो कि इस डायरेक्शन में था, इसके पास कुछ मोमेंटम था जो इस डायरेक्शन में था। अगर इसका मोमेंटम ज्यादा है तो टोटल मोमेंटम वाज टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। टोटल मोमेंटम वाज टुवर्ड्स राइट। टकराने के बाद, चिपकने के बाद भी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा और किधर को? टुवर्ड्स राइट। दैट मींस अल्टीमेटली दिस विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक हैविंग ग्रेटर मोमेंटम। क्या बात समझ में आया? So it will move in the direction of block moving with greater momentum। ऐसा क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन बदल देते हैं। ये है कोई एक
यहाँ पर कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा है और ये इधर आ रहा था, चलो मानते हैं कि ये 4 kg का ब्लॉक है और इधर आ रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, और पता चला कि यहाँ पर कोई एक छोटा सा दूसरा ब्लॉक है जो कि आ रहा था, ये दूसरा ब्लॉक इधर को आ रहा था 12 मीटर पर सेकेंड, चलो 8 मीटर पर सेकेंड, मास इसका m है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? The two blocks strike and stick to each other. Strike and stick and come to rest. Just after striking, टकराने की तुरंत बाद दोनों रेस्ट में आ गए। फाइंड एम। टकराने की तुरंत बाद दोनों दो दोस्त जब मिलने कहते अरे रौनक दत्ता और ये बोलेगा गौरव, दोनों दौड़ के आए मिले, तो मोमेंटम अगर कंजर्व नहीं रहेगा, गौरव अगर ज्यादा रखा होगा तो पता चला मोमेंटम इज कंजर्व, रौनक को ढकेल के ले गया, लेकिन वो भी कंट्रोल कर लेता है अपने आप। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, मास? ये दोनों रुक गए हैं, मतलब वेलोसिटी 0 है, ये 4 kg है, ये m है, लेकिन पहले हाल कुछ दूसरा था, ये 4 kg इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, और ये था हाल कुछ इधर, ये था m जा रहा था 8 में। तो आंसर निकाल दो ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए। If we consider the two blocks as a single system, अगर इनको मैं एक सिस्टम मानता हूं तो इनके बीच में जो मारपीट वाला फोर्स हुआ वो इंटरनल फोर्स है। As no external force acts on the system, the momentum is to be conserved. ये लिखना है, ठीक है। वो चीजें तुम लोगों को बैकग्राउंड में समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो छोटा सा सबकॉन्शियस माइंड में समझ जाते हो रहेगा नहीं, भाग जाएगा, तो फिर उसके चलते लॉजिक गड़बड़ हो जाएगा। आगे चल के बड़े बड़े सिस्टम के लिए हम लोग डील करेंगे तो 2 मास है, उसमें ढेर सारे मासेस रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसमें, वो स्टेटमेंट को याद रखना है। ड्यूरिंग कोलिजन द ब्लॉक्स exert equal and opposite forces onto each other, equal and opposite forces onto each other, equal and opposite forces onto each other. समझ में आया? During collision, the blocks exert equal and opposite forces onto each other. Is considering them as a system, considering the blocks as a system, the interactive force is an internal force। हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी पहले वाले भी लिख रहे हैं। ड्यू टू absence in external force, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ड्यू टू absence in external force, the
momentum is conserved. मतलब इनिशियली जो मोमेंटम था फाइनली भी वही रहेगा। इनिशियली क्या मोमेंटम था, शुरू में क्या मोमेंटम था, शुरू में ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था। इसका मोमेंटम था 4 × 6 इन दिस डायरेक्शन, इसका मोमेंटम था 8 × m इन दिस डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, 24 प्लस 8m कि 24 माइनस 8m? ओ प्रधान, 24 हुआ इधर, तो 8m का मोमेंटम किधर को, इधर उल्टा डायरेक्शन, तो माइनस लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 × 6 माइनस 8 × m दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाद में तो इधर तो रुक गए हैं, वेलोसिटी 0 है। तो इससे पता चला m इज इक्वल टू 3 kg, तो मास मस्ट बी 3 kg। क्या बात समझ में आया? इतना सारा आपको लिखना नहीं है, बैकग्राउंड में समझ में आ जाना चाहिए, है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। A bomb of mass 6 kg was sliding on a smooth floor with 8 meter per second. It explodes and a 2 kg part moves backward with 10 meter per second. Find speed of rest 4 kg। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कोई बॉम्ब स्लाइड करके जा रहा था, घूम करके फटा 2 kg पीछे की तरफ छिटक गया, तो 4 kg जो रहेगा वो आगे की तरफ ज्यादा स्पीड में जाएगा कि नहीं जाएगा? कितने में जाएगा? बिफोर यू गो फॉर कैलकुलेशन, हड़बड़ा मत, आंसर निकालिए, चीजों को थोड़ा समझो। पहले देखो कि क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? एक्सप्लोजन तो हुआ है, बट दैट इज एन इंटरनल फोर्स। जो एक्सप्लोजन हुआ उसके चलते जो फोर्स हुआ वो इंटरनल फोर्स है ना? तो कहेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो फिर कोई बम था, ये था वो बम 6 kg का। 6 kg का बम जब जा रहा था, कैसे जा रहा था? इट वाज गोइंग विथ समथिंग लाइक 6 मीटर। 6 kg का बम था, 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। अब क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, इसका एक 2 kg वाला हिस्सा पीछे की तरफ भागने लगा। क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकंड में पीछे और भागने लगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 2 kg वाला पार्ट। बाकी रह गया एक 4 kg का टुकड़ा। ये 4 kg का टुकड़ा ऑब्वियस है किधर को भागेगा? पूछा है क्या स्पीड में, बताओ। क्या बात समझ में आया? मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है। ये कितना है? 4 kg। तो आप कहोगे नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ड्यूरिंग कोलिजन, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब इधर का मोमेंटम 6 × 8 48। वी टेक इट पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन। इसका पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। 2 × 10 नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव कितना? 4 × v। क्या यहाँ से v नहीं निकल जाएगा? मोमेंटम तो कांस्टेंट रखना है। तो कितना हो गया ये? 48 प्लस 20, 68/4 इज 16, 17 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कितने में जाएगा? 17 मीटर पर सेकेंड में। समझ में आया? हड़बड़ा मत, तुम्हारा 9th क्लास में एक क्वेश्चन आएगी इसके ऊपर।
और कोई भी तुम दोगे इधर साइंस वाली चीज़ें तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ? क्वेश्चन नंबर अगला। A 4 kg block moving with 20 meter per second strikes a 10 kg block at rest. After striking Mahadev, I'm in a class, I'll call you later. A 4 kg block moving with 20 meter per second strikes a 10 kg block at rest. After striking the 4 kg returns with 8 meter per second. Find speed of 10 kg. पहले फिगर ढंग से ड्रॉ करो। कोई 4 kg का ब्लॉक है और वो इधर जा रहा था एंड ये 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। कोई 10 kg ब्लॉक को धक्का दिया। जैसे ये 10 kg का ब्लॉक को धक्का दिया और 10 kg ब्लॉक क्या कर रहा था? वो खड़े होके देख रहा था कि ये आ रहा है, मतलब वो रेस्ट में था। 10 kg वाज एट रेस्ट। फिर क्या हुआ? कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद ये जो 4 kg 10 kg को मारा 20 मीटर पर सेकंड में और वो क्या किया? ये वापस आने लगा। कितने में? 8 मीटर पर सेकंड। मतलब टकराव के बाद ये जो 4 kg का ब्लॉक है इट स्टार्ट्स रिटर्निंग बैक विथ 8 मीटर पर सेकेंड। पूछा है बताओ अब ये जो 10 kg है उसका हाल क्या होगा? उसके पास कोई स्पीड होगा क्या? अगर होगा तो कितना हो? तो क्या कहना है? ड्यूरिंग दिस कोलिजन द इंटरनल फोर्सेस आर द इंटरैक्टिव फोर्सेस आर द इंटरनल फोर्सेस। तो इनके बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा। क्यों रौनक बता सकता है? तो हाथ को उठा के बैठ गया। निकाल इसको। अच्छा निकालना भी था क्या? है चलो निकालो जल्दी। 3.2 ये कितना था? 4 kg। 4 इंटू ओहो ये था 4 kg। ये 4 kg था तो 4 इंटू 20 हो गया 80 प्लस 32 कितना हो गया? 112। 112 बाई 10 11.2 आ रहा है। तेरा 3 पॉइंट किधर से आ रहा है? देखो निकालो। मेरा आंसर गलत हो सकता है, तुम लोग निकालो। फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्या बताओ कौन सा चैप्टर तुम लोगों को पसंद है? वर्क करना है, वर्क एनर्जी पावर। 11.2 है। हाँ तो हुआ यूं है, हमारा एक चीज बता दें, और एक चीज भी कमी है हमारे अंदर। एक तो हुआ हम लोग इंटेलिजेंट है। गॉड हैज मेड अस द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल, कोई डाउट नहीं, डोंट डाउट टू गॉड। हमारा और एक चीज क्या है, हम लोग थोड़ा लिथर्जिक टाइप के हैं। अभी तुमको बोलेंगे गिलास पानी ले आओ, पेन ले आओ, बुक ले आओ, ठीक है,
वो नीचे से 25 ठो ईटा उठा के लेके आना, ब्रिंग सम ब्रिक्स, तो कौन करेगा? ऐसे लगता है नहीं लगता है? सो यू आर रेडी टू डू सम वर्क, लेकिन कोई हैवी वर्क करना आपको पसंद नहीं है। यही एक बड़ा प्रॉब्लम। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आता है। एक क्वेश्चन के अंदर घुसना है और बन नहीं रहा है और उसके पीछे 2-3 घंटे तक लगे रहने वाला जो एटीट्यूड है वो मिस हो जाता है। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। जिनके पास वो एटीट्यूड है दैट्स गुड, जिनके पास नहीं है तो बड़े मुश्किल में रहेंगे। वो क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, हाँ सर को पूछ लेंगे डाउट। जब सर सारा थ्योरी बता चुके हैं तो मुझे ही सोचना है कि व्हाट आई एम मिसिंग। अगर आपके पास ऐसी क्वालिटी है कि आप 5-10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सकते हो किसी न्यूमेरिकल के साथ, तो दैट्स ए वेरी बैड क्वालिटी। नहीं, मुझे करना है। आई एम श्योर कि आई हैव अंडरस्टूड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके ऊपर सर बोले ये क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा तो मुझे कर लेना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे लगा रहो, ये क्वालिटी को भी डेवलप करो। तो क्या कहोगे आप? इनिशियल मोमेंटम सीधे सीधे, अभी हम स्मार्ट है, हम कहेंगे कि इन दोनों को अगर सिस्टम माना जाता है तो इनके बीच में जो मारपीट होगा वो इंटरनल फोर्स हो गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 4 × 20। और इसका मोमेंटम कितना है रौनक दत्ता? 10 kg का इनिशियली। कुछ नहीं, कुछ जीरो को मैथमेटिक्स बोलो, कुछ नहीं। क्या हो गया? 0। और इसका आप कितना है? 4 × 8, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में है तो थोड़ा माइनस ले लेते हैं। और इसका 10 × v, क्या यहाँ से v का वैल्यू मिला 1.2 मीटर पर सेकेंड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गन ऑफ मास 2 kg has a bullet of mass 20 ग्राम। 20 ग्राम का एक बुलेट को फायर किया 2 kg का गन, देसी ठर्रा, क्या कहते हैं इसको? पिस्तौल। मैं कभी दिखा नहीं हूँ, यूट्यूब में सुनता हूँ तो बहुत। वो लोग बनाते, खुद बनाते हैं। छर्रा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? खर्रा, क्या कहते हैं? हाँ, तो ए गन ऑफ मास 2 kg has fires a bullet of mass 20 gram. Just after firing, find ratio of their kinetic energies. दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। अब गन पीछे, बुलेट आगे, जैसे फायर करेगा बुलेट गाना गाएगा। किसको भी बोलो तुम, उसके हिसाब से बोल देना। ये गया इधर और तो ये इधर जाएगा। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? सेम होगा, बिकॉज टोटल मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व। तो शुरू में बिफोर फायरिंग मोमेंटम 0 था, तो आफ्टर फायरिंग मोमेंटम 0 होगा। आफ्टर फायरिंग मोमेंटम 0 होगा तब जब जिसका जितना मोमेंटम है इसका ऑपोजिट मोमेंटम होगा। तो दैट मींस हमें समझ में आना चाहिए कि आफ्टर फायरिंग बोथ विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। क्या श्रेष्ठा को समझ में आया? आफ्टर फायरिंग both gun and bullet will have same momentum. ठीक है, तो फिर गन का काइनेटिक एनर्जी और जो बुलेट है उसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट
तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी तो होता है p स्क्वायर बाई 2m। सो इट इज, दोनों का p बराबर है, p बराबर है तो आप कहोगे p तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 बाई मास ऑफ गन एंड 1 बाई मास ऑफ बुलेट। गन 2 kg का, ये 20 ग्राम का, तो इज इट नॉट 1000:1? नहीं, 100:1 हुआ। Yes sir. उनका रेशियो हो जाएगा 100:1। समझ में आया? अच्छा, अब सोचो, बताओ, सपोज यहां पर कोई 50 ग्राम का मैग्नेट है, 50 ग्राम मैग्नेट, 50 ग्राम का मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इसके सामने में किसी एक स्मूथ प्लेन पे 10 ग्राम का आयरन ब्लॉक को रखता हूं। ये 10 ग्राम का है आयरन ब्लॉक, ऑब्वियसली इसको खींचा जाएगा। जब ये इसको पुल करेगा, ये भी तो इसको पुल करेगा, बोथ ऑफ देम विल मूव। एज दे मूव, द फोर्स इज एक्सीलरेटिंग देम, देयर वेलोसिटी इंक्रीज। जस्ट टकराने से पहले इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा होगा? सेम फोर्स। किसके ऊपर ज्यादा समय के लिए आया? सेम। तो वो दोनों का सेम चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है। टकराने के बाद ये तो चिपक जाएगा। रौनक दत्ता बताएगा, बताओ, चिपकने के बाद द कॉम्बिनेशन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द मैग्नेट और दैट ऑफ द ब्लॉक। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि टकराने से पहले दोनों का इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम था, सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम था, मतलब टोटल मोमेंटम कितना था? 0। चिपक जाने के बाद टोटल मोमेंटम 0 हो रहा है। टोटल मोमेंटम 0 का तो जाएगा कहाँ? 0 में रेस्ट में रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन था, जो लिखे वही क्वेश्चन को लिखना है। द ब्लॉक एंड मैग्नेट move towards each other, move towards each other under mutual pull. After sticking, the combination, after sticking, the combination will move to left or right. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग आंसर जान लेते हो तो बोलते हो कि हाँ समझ में आ गया। नहीं, अभी तक काफी लोगों को काफी चीजें समझ में नहीं आया होगा। लेफ्ट और राइट, देखो, मैं एक मैग्नेट को, एक आयरन ब्लॉक को छोड़ दिया, दोनों एक दूसरे को खींचे तो दोनों एक दूसरे की तरफ गए, चिपके, टकरा के चिपक गए और रेस्ट में आ गया। लेट अस मेक ए लिटिल चेंज इन द केस। मैं आप ही आयरन ब्लॉक को पकड़ के रखे थे, मैं ये मैग्नेट को पकड़ के रखा था, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। फिर मैं क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे मार दिया, थोड़ा सा। एट द सेम टाइम यू आल्सो रिलीज दिस ब्लॉक टू मूव। अब भी दोनों आएंगे। पहला केस में दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, छोड़ दिए थे, दोनों चलना शुरू किए थे। अब इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जबकि इसका 0 है। अब दोनों जब चिपक जाएंगे तो क्या रेस्ट में रहेंगे? नहीं, क्योंकि जब मोशन स्टार्ट हुआ तब सिस्टम में कुछ मोमेंटम था, तो छोड़ देंगे। अगर खुद ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो टकरा के रहेंगे, अगर फेंक दिए तो टकरा के नहीं रहेंगे। डिपेंड करता है कि कितने जोर से फेंके हैं। समझ में आ रहा? तो ये मत सोचना कि जब भी चिपकेंगे वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे उनका मोमेंटम को, ऐसा नहीं है। टोटल मोमेंटम इज टू बी कंजर्व। समझ में आया? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हुआ
they will come to rest. चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा वाला। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वेज है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये कोई एक मास m है। अब ये वेज के ऊपर में एक ब्लॉक को फेंक रहा हूँ, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फ्यू इज जीरो। कोई एक ब्लॉक जो मास m का है, इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पर कुछ u0 स्पीड में फेंका। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब जैसे जैसे ये ब्लॉक इधर जाएगा धीरे धीरे चढ़ेगा। The block was thrown from position A, it climbs up to position B. In figure shown, neglect friction at all contacts. Neglect friction at all contacts. कहीं फ्रिक्शन उसे नहीं है, स्मूथ। The block thrown from A climbs up to B. Find velocity of m at b। ये कैपिटल m है, इसको स्मॉल m कर दो, m0 कर दो, ठीक है, स्मॉल 0, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों m लिखने में हो सकता है दिक्कत होगा, तो आप चलो इसे मानते हैं। बोलो m0 जब आके b पे पहुंचे, यहाँ से धक्का दिए, यहाँ तक चढ़ा, इससे ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। और यहाँ तक चढ़ा, तो जब वो यहाँ पे आके पहुंचा, बताओ तब उसका वेलोसिटी क्या है? तो कोई चीज यहाँ तक चढ़ा, तो फिर इसके बाद वापस भी तो आया होगा, रहेगा तो नहीं, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगा? 0। लेकिन सोचो तो, अगर मैं पूरे को सिस्टम मानता हूँ, शुरू में इसका कुछ मोमेंटम था कि नहीं? अब जब ये आके यहाँ पर रुका, 0 हो गया, तो मोमेंटम कहाँ गया? सर ग्रेविटी है ना, वो तो एक्सटर्नल फोर्स। बट वो वर्टिकल डाउनवर्ड है। न्यूटन लॉ क्या बोले थे? जैसा फोर्स वैसा चेंज इन मोमेंटम। हॉरिजॉन्टल फोर्स देंगे तो हॉरिजॉन्टल चेंज इन मोमेंटम होगा, वर्टिकल फोर्स देंगे तो वर्टिकल चेंज इन मोमेंटम होगा। व्हाट इज द एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन इट? आई हैव नेग्लेक्टेड फ्रिक्शन एवरीवेयर। तो इस डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम तो था कि नहीं? तो फिर इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम बरकरार रहेगा, जाएगा कहाँ? जब तक कोई फोर्स आप नहीं देते हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब होगा ये कि जब ये चढ़ के यहां तक आएगा, ये रुकेगा नहीं, क्या होगा? ये और ये दोनों मिलके चल रहे होंगे, ये भी फिसल रहा होगा। समझ में आ रहा है? दिस एंड दिस बोथ आर मूविंग टुगेदर। क्या स्पीड में? चलो मानते हैं v' स्पीड में। तो ये यहां तक चढ़ा, जब चढ़ा, इसके ऊपर और स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये इसके साथ चिपक गए, मतलब दोनों का वेलोसिटी v' है, दोनों का वेलोसिटी v' हुआ, तो यहाँ का मोमेंटम बराबर होना है। स्मॉल m0 इंटू u0 मस्ट बी इक्वल टू m0 प्लस कैपिटल M होल इंटू v'। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या लिखेंगे? 8d m0 एंड m मूव टुगेदर। क्या चीजें समझ में आया? इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है। यहां से पता चल गया कि v' इज इक्वल टू m0 u0 बाय m प्लस m0। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, हियर इज ए बोट। ये कोई एक बोट है और चलो मानते हैं कि बोट का मास 100 kg है और यहाँ पर कोई पहलवान आदमी है जो 40 kg का है। ये आदमी बोट के ऊपर भागने लगा, क्या स्पीड में? 6 मीटर पर सेकेंड में। ये आदमी बोट के ऊपर भागने लगा 6 मीटर पर सेकेंड में। जैसे आदमी बोट के ऊपर भागेगा 6 मीटर पर सेकेंड में, बोट रेस्ट में रहेगा कि आगे की तरफ जाएगा कि पीछे की तरफ जाएगा? कितना स्पीड में? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दी बोट। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये हो गया थोड़ा पानी बनाते हैं ना, बोट चलेगा पीछे। पानी में जा रहा है, दोनों दिख नहीं रहा है पानी। अरे बोट पानी में। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ मैन runs on boat with 6 meter per second, find speed of boat. समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कोई एक एरोप्लेन था और ये जो एरोप्लेन है ये कुछ एक पैकेट को लेके आगे जा रहा था कुछ स्पीड भी में। ये ऐसे लेके जा रहा था पैकेट को। इफ द एरोप्लेन drops the packet, then speed of aeroplane will increase or decrease? समझ में? अगर पैकेट को ड्रॉप कर देगा उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताना, क्योंकि अगले क्लास कुछ नया पढ़ाने को दिल कर रहा है। तुम लोग ट्राई करके आओगे तो थोड़ा सा बता देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कोई एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ हॉरिजॉन्टल बार है जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिंग लगाया, ऐसा मोटा सा रिंग, नहीं, यहाँ पर एक रिंग लगा है ऐसा, जो कि इसमें स्लाइड कर सकता है। अब हुआ क्या है? हुआ यूं है कि ये जो रिंग है उससे झूल रहा है कोई, झूल रहा है कोई पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम है उसमें कुछ छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है, सोचना। तो यहाँ से कोई हो रहा है कि ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन एक दो रखना चाहिए। कोई कभी कभी घर में आते हैं ना भैया लोग, बड़ा प्रवचन देते हैं, ऐसा पढ़ो वैसा, भैया थोड़ा बता दो, ऐसा इसके वेलोसिटी में भागेंगे वो लोग, दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है ना? आते हैं ना बहुत लोग बोलने के लिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, देखो मैं पढ़ाऊँ, मैं कि क्या वो क्या, भैया थोड़ा बता दो ना, बाकी छोड़ो। ठीक है ना? तब देखोगे भैया बोलती बंद, बोतली भी बंद।
हाँ, तो हुआ यूं कि ये जो है ऐसे झूल रहा है। इंटरेस्टिंग डाटा दिया हुआ है कि ये जो रिंग है इसका मास m है और ये जो बब है इसका मास m है। समझ में आ रहा है? पेंडुलम झूल रहा है। अभी अगर आप इसको ऐसे मार दोगे तो क्या होगा? जाएगा कि नहीं? क्या ऐसे जाएगा, भागेगा, ऐसे जाएगा, फिर वापस भी आएगा? नहीं जाएगा, कुछ दूर वापस आएगा। और पता चला कि ये जो है ये चला यहां से कुछ यहां तक चला। ये चला तो कहां तक चला? यहां तक, यहां तक चला। ये यहां से यहां तक गया। ठीक है, ठीक है, मैं इसका फिगर क्यों करूं? ये ब्लॉक यहां तक चला, ए से बी तक। ठीक है, when Bob is given a velocity v0, it reaches up to b। ठीक है, find velocity of Bob at b। जब वो b में पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? अप टू जाता है b, समझ में आया? वो ऐसे चढ़ेगा यहां तक, फिर यहां से वापस आएगा, तो वहां पे उसका वेलोसिटी क्या था? क्या बात समझ में आया? वो तुम लोग के क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो, ऐसे तुम लोग का टाइम भी तो हो रहा है और इट इज 10:46, और अगले क्लास में सब चीज़ों को थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। एंड विल स्टार्ट विथ क्या? वर्क एनर्जी पावर। नहीं ठीक, वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। और 9th क्लास वालों का वर्क एनर्जी पावर इज ए वेरी बिग चैप्टर। उसमें वर्क है, एनर्जी है, पावर है। विल टेक सो मेनी क्लासेस। पूरा अभी अक्टूबर का 15 चल रहा है, तो नवंबर 15 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर देखेंगे थोड़ा सा और कुछ भी देखेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद ये फ्लूइड्स भी तो पढ़ाना है। तुम लोग का फ्लूइड्स है कि नहीं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह तुम लोग का 8 में थोड़ा सा है, 9th में ज़्यादा है। तो वर्क एनर्जी पावर और फ्लूइड्स पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद पूरे का रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तब तक वो बुक ले लोगे, खाली पे हर एक क्लास में ओनली क्वेश्चन आंसर। क्यों? बुक में क्वेश्चन दिया जाएगा, करके आओ, इधर करो। यहाँ पे आओगे तो मैं क्वेश्चन दूंगा, करो, आंसर करो, जाओ, ऐसे करो। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।